जोहार, नमस्कार। मैं नितिशा खलखो आज अपने एक और प्रिय कवि रमाशंकर यादव विद्रोही जी की कविताएं लेकर के आपके सामने हूँ। और इस कविता संग्रह में से किस कविता को पढ़ा जाए और छोड़ा जाए यह तय कभी नहीं कर पाती हूँ। सीधे कविताएं आप तक। ये पुस्तक है नई खेती और ये पुस्तक आपके सामने लेकर के आई है नवारून। 2018 में इसका प्रकाशन है और कोई एक कविता मिस नहीं की जा सकती है। कुछ कविताएं आज आप सभी के समक्ष। नई खेती, पहली कविता। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमता। मैं कहता हूँ कि गेगले गोगले, अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में एक होकर ही रहेगा, या तो ज़मीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। यह पहली कविता। दूसरी कविता मैं आपके सामने मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से रखूँगी। मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूँ। प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दे। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ से मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। इसी तरह एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी, और इसी तरह इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ मेसोपोटामिया में भी मिल जाएंगी। मैं सोचता हूँ और बारहा सोचता हूँ कि आखिर क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश मिलती है और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ मिलती हैं, जिनका सिलसिला सीथिया की चट्टानों से लेकर सवाना के जंगलों तक फैला है। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता हूँ तुम हट जाओ मेरे सामने से। मेरा खून कलकला रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है। मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है। मेरी पुरखिनें आसमान में अंतर्नाद कर रही हैं। मैं इस औरत की जली हुई लाश पर सिर पटक कर जान दे देता। अगर मेरी एक बेटी ना होती तो। और बेटी है कि कहती है कि पापा तुम बेवजह ही हम लड़कियों के बारे में इतने भावुक होते हो। हम लड़कियां तो लड़कियां होती हैं जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती हैं। और ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती हैं, और बंगाल के जुलाहों की भी, या अति आधुनिक वियतनामी, फिलिस्तीनी, इराकी बच्चों की भी। साम्राज्य आखिर साम्राज्य ही होता है, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य हो, या अति आधुनिक अमेरिकी साम्राज्य हो, जिसका एक ही काम है कि पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर देना, जो इतिहास को 3 वाक्यों में पूरा करने का दावा पेश करते हैं कि हमने धरती पर शोले भड़का दिए, कि हमने धरती में सरारे भर दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टकस का वंशज, स्पार्टकस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूँ कि जाओ कह दो सीनेट से कि हम सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे जरूर, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक इसी समय जब मैं यह कविता आपको सुना रहा हूँ, लातिन अमेरिकी मजदूर महान साम्राज्य के लिए कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहों के बिल्लों में पानी भर रहा है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक घृणा की जो आग लगी है, वह आग बुझ नहीं सकती है दोस्त, क्योंकि वो आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है। वह आग इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है।
इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदग्नि ने कहा, ओ परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी मां का वध कर दो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई। तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जाह्नवी ने अपने पति से कहा, मैं तुमसे कहती हूँ मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो। और राजा शांतनु ने अपनी संतानों को गंगा में डुबा दिया। लेकिन शांतनु जाह्नवी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन सब राजा के होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता भी और गायत्री भी। ईश्वर तो खैर राजा के घोड़ों की घास ही छीलता रहा। बड़ा नेक था ईश्वर, राजा का स्वामी भक्त। अफसोस कि अब नहीं रहा। बहुत दिन हुए मर गया, और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी। किसी को नहीं पता ईश्वर को कहाँ दफनाया गया है। खैर, ईश्वर मरा अंतो तो गत्वा, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत यह भी है कि राजा भी मरा अंतोत गत्वा, उसकी रानी भी मरी और उसका बेटा भी मर गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कड़ाही में मर गई, और बेटा कहते हैं पढ़ाई में मर गया। लेकिन राजा का दिया हुआ धन रहा। धन वचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ। यह लाश जली नहीं है, जलाई गई है। ये हड्डियाँ बिखरी नहीं है, बिखेरी गई हैं। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। यह लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है। लेकिन कविता भी लिखी नहीं गई है, लिखाई गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूँ, तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे दोस्तों, तुम मेरे पूरब के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों से तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी स्त्रियों का बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नावों को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ, जिनके खून के गारे से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी। क्योंकि मुझको बचाना उस औरत को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उन इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियाँ तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है। मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तो मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि हूँ। समाप्त। और इसके साथ एक अंतिम कविता आज के लिए इसी संग्रह से, जन प्रतिरोध। जब भी किसी गरीब आदमी का अपमान करती है ये तुम्हारी दुनिया, तो मेरा जी करता है कि मैं दुनिया को उठा कर पटक दूं, इसका गूदा गूदा छिट जाए। मजाक बना रखा है तुमने आदमी की आबरू का। हम एक बित्ता कफन के लिए तुम्हारे थान के थान फूंक देंगे, और जब बाहों से बाहों को जोड़कर झूमेगी ये जनता, तो तुम नाक से खून ढकेल दोगे मेरे दोस्त। बड़ा भयंकर बदला चुकाती है ये जनता। ये जनता तुम वहसियों की तरह बेतहासा नहीं पिटती, सुस्ता सुस्ता कर मारती है, सोच सोच कर मारती है ये जनता। जनता समझ समझ कर मारती है पिछली बातों को। जनता मारती जाती है, रोती जाती है, और जब मारती है तो किसी की सुनती नहीं, क्योंकि सुनने के लिए उसके पास अपने ही बड़े दुख होते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।